Let's see the land revenue policy from 1757 to 1857. जो 1600 से अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर को देखें तो 1600 to 1657 and 1657 to 1857. दो महत्वपूर्ण, देयर आर टू इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इट्स इंडिया. जो 1600 टू 1657 का टाइम था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल क्या था? एज ए ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन. तो बिटवीन 1600 टू 1757 almost 157 years जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा काम था वो क्या था? एज ए ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन. ये करते क्या थे? ये इंडिया से गुड्स को परचेज करते थे और इस गुड्स को वापस इंग्लैंड में ले जाके बेचते थे. इसमें इंडिया को फायदा क्या होता था? इंडिया आपको एक प्रेशियस मेटल्स मिलते थे और इंडिया का भाग जाता था, टेक्सटाइल जाता था, स्पाइसेस जाते थे. तो अगर हम 1600 टू 1757 के टाइम फ्रेम को देखें तो इस टाइम फ्रेम में ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन की तरह थी. इट वॉज लाइक ए ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन. यह ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन क्या करता था? भारत से कपड़े और स्पाइसेस लेता था और लेके विदेश में बेचता था. भारत को क्या मिलता था? इंडिया यूज्ड टू गेट द प्रेशियस स्टोन. Therefore, the period between 1600 to 1757 was a period of a trading corporation of East India Company in which India is getting the precious stone. So it was beneficial to India. It was one of the reason. It was one of the reason, or it is one of the important reason. That's why all Mughal emperor or rulers of India we are keen to have a transaction with East India Company. इसकी जो सेल होती, इसकी प्रॉफिट था, इसका प्रॉफिट कहां से आता था? जो सेल ऑफ इंडियन गुड्स थे अब्रॉड, जो बाहर वह इंडियन गुड्स को भेजते थे, उसके कारण उनको फायदा हुआ करता था. तो कंपनी ट्राई क्या करती थी? वो कंपनी इस बात की हमेशा कोशिश करती थी कि वह ऐसे वो मार्केट्स को खोजे या खोले जहां पर इंडियन गुड्स की डिमांड हो. ब्रिटेन में और अदर देशेस में, अदर कंट्रीज में वो कोशिश करती थी कि ऐसे मार्केट उसके मिले जहां पर इंडियन गुड्स की डिमांड हो. इससे क्या होता था? इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स. प्रोडक्शन को इंक्रीज करता था. That was the reason Indian rulers tolerated, encourage establishment of the company's factories in India. It is the first question. It is the first hypothesis. It is the first concept I want to develop here. Why East India Company was able to have empire in India. Why the Indian rulers has allowed East India Company and other foreign companies to establish their factories and settlements here. The reason being, the production means employment. The trading means, market means profit. Export means precious metals. तो तीन इंपॉर्टेंट आपको यहां पे शब्द मिल रहे हैं: एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन, इंकरेस्ट. इसको हम फिर से करते हैं: एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन.
अगर आप इन चीजों को समझने की कोशिश करें तो आपको चीज क्या दिखेगा? गुड्स अब्रॉड, न्यू मार्केट्स। अगर आप 1, 2, 3, 4, 5 इन शब्दों को आप देखिए तो आप क्या मिलेगा? प्रेशियस मेटल्स, न्यू मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग, पब्लिक प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट। इमेज ऑफ इंडिया। तो 1600 टू 1757 जो एक टाइम फ्रेम था, इस टाइम फ्रेम में ईस्ट इंडिया कंपनी या फॉरेन कंपनी जो इंडिया में आई, उन्होंने इंडिया के एक्सपोर्ट को इनकरेज किया, इंडिया के मैन्युफैक्चर को इनकरेज किया, इंडिया के प्रोडक्शन को इनकरेज किया। दिस वाज द रीजन दैट इंडियन रूलर्स टॉलरेटेड आई मीन इवन इनकरेज द सिल्वर। ये हो गया आपका क्वेश्चन। इट इज अ क्वेश्चन फॉर द प्रिलिम्स। क्लियर हो गया? अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं एबीसीडी से। सेल ऑफ इंडियन गुड्स अब्रॉड ए, न्यू मार्केट बी, एक्सपोर्ट सी, प्रोडक्शन डी। यह है सवाल। ए बी सी डी, एक पर टिक लगाना हो तो किस पे लगाएंगे? एक तो संभावना है आपको ए बी सी डी चारों मिल जाए तो कोई इशू नहीं है। अगर ए बी सी डी में से एक पर टिक लगाना है तो किस पे लगाएंगे? सपोज यू वांट टू टिक ओनली ऑन ए, सेल ऑफ इंडियन गुड्स अब्रॉड, न्यू मार्केट टू इंडियन गुड्स, increase in exports, मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स एंड प्रोडक्शन। बताइए एक पे लगाना किस लगाएंगे आप? नाउ हियर एलिमिनेशन थ्योरी स्टार्ट्स। दिस क्वेश्चन इज गोइंग ए टफ क्वेश्चन। ओपन न्यू मार्केट्स ए, इंक्रीज एक्सपोर्ट बी, manufacture and encourage production C, sale of Indian goods abroad with D। चलिए मैंने फिर से रिफ्रेम कर दिया ABCD। अगेन राइट। देखिए ये जो मॉक टेस्ट होता है ना, ये मॉक टेस्ट करा रहा हूं मैं आप साथियों। मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। चारों के बीच में अगर एक चूज करना है तो आप यह दिमाग लगाइए, अगर चारों में से एक चूज करना है तो ट्राई टू अप्लाई योर माइंड कि सबसे ज्यादा रीजन क्या था हमारे मुगल एम्परर को अपील करने का। देखिए ए क्या है? ओपन न्यू मार्केट। बी क्या है? इंक्रीज एक्सपोर्ट। सी क्या है? मैन्युफैक्चर एंड इंक्रीज प्रोडक्शन। डी क्या है? सेल ऑफ इंडियन गुड्स अब्रॉड। एक और जोड़ दे इसमें, प्रॉस्पेरिटी इंडियन, इसको ई कर दीजिए। चलिए why not increase the export? Smita has said the C. Smita Naka has said the C. Shivani has said the D. Its profits primarily from the sale of Indian goods abroad. It is probably सबसे ज्यादा नजदीक आ रहा है। अगर ए बी, आई डू नॉट नो व्हाट यूपीएससी विल डिसाइड,
इफ यूपीएससी इज गोइंग टू से ABCD, लेकिन अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो क्या है, इट्स प्रॉफिट प्राइमरली फ्रॉम द सेल ऑफ इंडियन गुड्स अब्रॉड। तो अगर सेल ऑफ इंडियन गुड्स अब्रॉड हो रहा है, उससे प्रॉफिट आ रहा है, इससे क्या हो रहा है, प्रेशियस स्टोन आ रहा है, तो शायद डी सबसे नजदीक लग रहा है। क्लियर? अब देखिए, अब इंग्लैंड में जो एक ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स के बीच एक जेलसी थी, किस बात को लेकर, जो एक पॉपुलरिटी थी इंडियन टेक्सटाइल की। अब क्या हुआ, व्हेन इंडियन टेक्सटाइल एंटर्स इनटू द ब्रिटिश एम्पायर, व्हाट हैपेंस, एवरीबॉडी वांटेड टू यूज द इंडियन टेक्सटाइल्स। तो जब इंडियन टेक्सटाइल्स हर आदमी यूज करने लगा, तो जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे, उनके साथ दिक्कत क्या हो गई कि उनके यहां का अपना जो एक्सपोर्ट था, अपना मटेरियल था, वो यूज नहीं हो पा रहा था। तो उनके साथ क्या हुआ कि एक जेलसी स्टार्ट हो गई। क्यों स्टार्ट हो गई कि जो इंडियन गुड्स थे, जो इंडियन टेक्सटाइल थे, वह ब्रिटेन में पसंद, उससे क्या हो गया, ऑल ऑफ सडन ड्रेस फैशन चेंज हो गए। और जो लाइट कॉटन टेक्सटाइल्स थे, वह जो उनके कोर्स वुलन थे, इंग्लिश को रिप्लेस करने लगे। तो चेंज ऑफ टेस्ट। अब देखिए, जब वो सवाल बनाएंगे आपके फिल्म्स का, तो सवाल क्या हो गया, इन 1600 टू 1757 के बीच, और इन द इनिशियल टाइम व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी हैज स्टार्टेड ट्रेडिंग विद इन इंडिया, देन व्हाट इंपैक्ट हैज बीन हैपेंड इनटू द इंग्लैंड। तो क्या लिखेंगे, चेंज ऑफ टेस्ट इन इंग्लैंड विथ रिस्पेक्ट टू क्लोथिंग। ये कहां से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा, तो दिमाग लगाइए, आ रहा नहीं आ रहा, कि जो भारत का टेक्सटाइल था, द इंडियन टेक्सटाइल विच एंटर्ड इनटू द ब्रिटिश डोमेन, विच हैज चेंज द टेस्ट ऑफ, अगर कंट्री का टेस्ट चेंज होने लगा, तो फैशन क्या होता है, फैशन, जैसे अमिताभ बच्चन ने बेल बॉटम पहना, सब बेल बॉटम पहनने लग गए। कोई एक्टर आता है, वह जीन्स पहनता है, जीन्स पॉपुलर, क्या होता है, वो एक मास का, सारी बड़ी कंपनियां इन लोगों को स्पॉन्सर क्यों करती हैं, व्हाई, बिकॉज दे चेंज द टेस्ट। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को देखिए, तो जो इंडियन टेक्सटाइल था, उसने क्या किया, टेस्ट चेंज कर दिया। अब क्या किया जाए, उन्होंने 1752 में लॉ पास किया कि जो प्रिंटेड और डाइड क्लोथ से आप नहीं पहन सकते हो। और 1716 एक लेडी को फाइन कर दिया गया 200 पाउंड, किस बात के लिए, कि उसने इंडिया का, कि उसने एक इंडिया की हैंडकरचीफ इस्तेमाल की थी। तो जो ब्रिटेन का जो सिस्टम था, उस सिस्टम में एक बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन आने लग गया, कि जो कॉमर्शियल पॉलिसी जो 1720 में लॉ पास किया, तो उसने फॉरबिड कर दिया वियर और यूज प्रिंटेड और डाइड क्लोथ्स। और 70 लेडी को इस बात में फाइन कर दिया। ये आप याद रखिएगा, 200 पाउंड। जितने फैक्ट्स और फिगर्स एनसीईआरटी में है, उसको याद करना ही कर रहा है। वो आपके अगर गलत हो गए, एग्जामिनर ने पूछा कोई क्राइम नहीं किया, उसका राइट है, अगर वो आपके गलत हो गए, तो आप पुलिस के रेस से बाहर हो गए। आई रिपीट वन लाइन ईच एंड एवरी टाइम, कि अगर एनसीईआरटी का सवाल आप सही नहीं कर पा रहे हो, तो आप रेस से बाहर हो जा रहे हैं। तो उन्होंने 1760 में एक लेडी को फाइन कर दिया 200 पाउंड। क्यों? कि वह एक इंपोर्टेड हैंड करचीफ रख रही थी। उसके साथ क्या किया उन्होंने, हैवी ड्यूटीज इंपोज कर दी, जो प्लेन क्लोथ्स इंपोर्ट हो रहे थे। अगर आप इन दोनों को मिक्स करिए, जस्ट आप इस पे आप मिक्स करिए, ये मिक्स करिए इसको, ये क्या है, बाय लॉ द इंडियन क्लोथ्स, ये आपके मीन्स का हो गया, वेयर
एंट्री इन इंग्लैंड। क्लियर हुआ कि कानून के द्वारा भारतीय कपड़ों का इंग्लैंड में प्रवेश कैसे रोका गया। देखिए 1720 में एक लॉ पास किया गया कि कोई आदमी प्रिंटेड और डाइड कपड़े नहीं पहनेगा। 1760 में एक लेडी को फाइन कर दिया गया एक इंपोर्टेड हैंडकरचीफ के लिए, और जो प्लेन क्लॉथ से उनको इंपोर्ट से रोक लगा दिया गया। इस तीनों का फायदा नुकसान क्या हुआ कि अब जो इंपोर्ट, अब इंडिया से क्लॉथ जाएगा ही नहीं, जाएगा तो बड़ी हैवी ड्यूटीज देनी होगी, और हैवी ड्यूटी से क्या हो, कपड़ा महंगा होगा। अगर एक्सेप्ट हॉलैंड, ये बड़ा अच्छा इशू है, एक्सेप्ट हॉलैंड ऑल अदर यूरोपियन कंट्रीज प्रोहिबिट की इंपोर्ट ऑफ इंडियन क्लोथ और इंपोर्ट हैवी ड्यूटीज। इन कानूनों के बावजूद जो इंडियन सिल्क था और कॉटन टेक्सटाइल था उसकी फॉरेन में बड़ी डिमांड थी अंटिल 18th सेंचुरी। जब इंग्लिश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप करना शुरू की ऑन द एडवांस, ये क्या टाइम था, यह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था। इससे आप एक चीज और कंक्लूड कर सकते हो, अगर ये कानून ना आते तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ना होता। देखिए इंटरप्रिटेशन हैज द अनलिमिटेड पावर इफ यू ट्राई टू इंटरप्रेट। सिविल सर्विसेज का एग्जाम तभी क्लियर होगा जब हम इंटरप्रिटेशन सीख पाएंगे। अगर हम नहीं सीख पाएंगे क्लियर बिल्कुल नहीं होगा। ये बड़े बेसिक से फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा, इसी फैक्ट्स को आप ऐसे लिख दो, एग्जामिनर 1 मार्क्स ज्यादा पक्का देगा, 100% देगा, बिकॉज ही हैड अंडरस्टूड कि जो अपना एस्पायरेंट है इसके पास इस बात की जानकारी है। तो उन्होंने क्या किया कि इन कानूनों के बावजूद भारतीय कपड़ों की डिमांड वहां पर हो रही थी। 18वीं शताब्दी के मध्य में जब इंग्लिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हुई, लेकिन जैसे ही ये फेज है 1757 तक का फेज है, दिस फेज इज अप टू द 1756। तो इन चीजों के बावजूद, इन कोशिशों के बावजूद भारतीय जो उद्योग के कपड़े थे वह लगातार जा रहे थे। लेकिन 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद, आफ्टर द वॉर ऑफ 1757, प्लासी की लड़ाई के बाद चीजें चेंज होने लगी। आफ्टर द बैटल ऑफ द प्लासी, जब प्लासी की लड़ाई हो गई उसके बाद जो स्थितियां बनने लग गई, जो कॉमर्शियल रिलेशनशिप था आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, जो इंडिया का और इंग्लैंड का एक कॉमर्शियल रिलेशनशिप था, उसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। इट अंडरवेंट चेंज बिटवीन द रिलेशन ऑफ इंडिया एंड इंग्लैंड, और उस रिलेशनशिप ने बहुत बड़ा परिवर्तन लिया। अब क्या हो गया, देयर इज ए पॉलिटिकल कंट्रोल, एक पॉलिटिकल कंट्रोल आता है। 1757 जो 1757 का समय था, जो प्लासी लाई है, वह एक पॉलिटिकल कंट्रोल देता है किस पे, वह बंगाल। जैसे ही बंगाल पर पॉलिटिकल कंट्रोल आता है उससे क्या होता है, मोनोपोली स्टार्ट होती है। तो मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी स्टार्टेड आफ्टर द प्लासी ऑफ द वॉर, और जो ट्रेड और प्रोडक्शन था वह इंडियन पे वह मोनोपोली होने लगी है। तो मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी स्टार्टेड आफ्टर प्लासी वॉर। तो ब्रिटिश हैज एक्वायर्ड मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड एंड प्रोडक्शन एंड पुश इट्स इंडियन ट्रेड। कंपनी ने क्या किया, अब इस प्लासी की लड़ाई के बाद फर्क क्या पड़ता है, कंपनी ने क्या किया, जो बंगाल का रेवेन्यू था, यह बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन देता है। जो कंपनी ने बंगाल से रेवेन्यू प्राप्त किया, इस बंगाल के रेवेन्यू को उसने इस्तेमाल किसमें किया, एज एन इन्वेस्टमेंट। कि बंगाल का जो रेवेन्यू है वह जो इंडियन गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा था उसको फाइनेंस करने की कोशिश की गई। तो जो पैसा बंगाल से प्राप्त हुआ
उन्हीं पैसों से सामान खरीदा गया. They purchased the goods from. You can say they have no cost to England. Prior to 1757, there was a cost to England. अब कोई कॉस्ट इंग्लैंड के लिए नहीं रहेगी. राइट नाउ नो कॉस्ट. तो अगर कोई कॉस्ट नहीं है, इफ देयर इज नो कॉस्ट, तो क्या फर्क पड़ेगा? जो इंग्लैंड में अगर अब कोई कॉस्ट नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा कि कॉस्ट के न होने के कारण इंग्लैंड की स्थिति मजबूत होने लग गई, उनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने लग गए. तो आफ्टर 1757 द इंपॉर्टेंट चेंज होता है. अगर हम 1751 टू 1797 एक पीरियड देखें तो इंडियन एक्सपोर्ट ब्रिटेन में गया 1.5 मिलियन पाउंड टू 5.8 मिलियन पाउंड. 1757 1750-51 से 1797-98 के बीच अगर आप देखेंगे 3 गुने से ज्यादा, तकरीबन 4 गुना के आसपास ब्रिटेन की तरफ एक्सपोर्ट गया. और कंपनी ने अपने पॉलिटिकल पावर को यूज किया कि बंगाल के वीवर्स पे टर्म्स को डिक्टेट करने के लिए, और उनको फोर्स किया गया कि वो प्रोड्यूस करे प्रोडक्ट चीपर एंड डिक्टेटेड प्राइस. जो भी प्राइस उनको दी जाए उसी प्राइस पे आप करो और उसी डिक्टेटेड प्राइस पे काम करो. इसके कारण फर्क क्या हुआ कि जो कंपनी का जो माल था, एक क्या हुआ, पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, कि जो कंपनी को माल मिला उसमें नो कॉस्ट. क्यों? बिकॉज बंगाल का रेवेन्यू है. कंपनी को जो पैसा मिला उसमें कोई कॉस्ट नहीं है. पॉइंट नंबर 1 नो कॉस्ट. पॉइंट नंबर 2, कंपनी ने जो चीज खरीदा डिक्टेटेड प्राइस पर लिया. You write the two things. Point number 1, the company has no cost. Why? Because Bengal revenue has been used for purchase of those articles. Point number 2, these articles have been purchased on the dictated price. तो एक कोई पैसा दे भी नहीं रहे हो, हमारे ही पैसे का इस्तेमाल कर रहे हो और फिर हम ही से सस्ता सामान ले रहे हो. यह कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को ह्यूजली बढ़ा दे रहा है. और साथ साथ उन्होंने क्या किया कि कंपनी ने जो उनके पास राइवल ट्रेडर्स थे, इंडियन हो या फॉरेनर्स हो, उनको रोकने की कोशिश की. और बंगाल के का जो हैंड्स क्राफ्ट्समैन है, इनकी दया पे आ गया. तो जो कंपनी ने एडमिट कर राइवल ट्रेडर्स क्राफ्टमैन को एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम ऑफरिंग हाई वेजेस और प्राइसेस टू द बंगाल हैंड्स क्राफ्ट्समैन, तो उन्होंने जो ये कोशिश की अपने पॉलिटिकल पावर को इस्तेमाल करके, और कई ऐसे जो कंपनी के लिए जो लोग थे उनको कंपेल किया गया कि लो वेजेस पे काम करें. और पहला बात तो आपने लो वेजेस पे काम कराया और कंपनी ने एलिमिनेट किया राइवल ट्रेडर्स को, वो चाहे इंडियन हो फॉरेन हो, और प्रिवेंटेड देम फ्रॉम ऑफरिंग हायर वेजेस और प्राइसेस टू द बंगाल हैंड्स क्राफ्टमैन. इनको जो बंगाल के इनको क्या बोला कि आप ऊंचा दाम नहीं दे सकते हो. Just try to understand the three-way attack on the Indian economy. The three-way attack on the Indian economy. Point number 1. There was three-way attack on the Indian economy. Point number 1. The Bengal revenue has been utilized for the purchase of those items. Point number 2. Items have been purchased on the dictated price. Point number 3, company has tried to prevent the rival traders, whether Indian or outsiders, to give higher wages to those craftsmen. If you want to write a story in your answer sheet about how the Indian craftsman has been finished, it is one of the important points you have to write. You write down on your
Copy all 3 points. You write down on your handwriting. Point number one, I'm again repeating. The company has used the revenue of Bengal for the purchase of the Indian goods. हिंदी में क्या है कि कंपनी ने बंगाल के राजस्व का इस्तेमाल किया भारत में सामान या माल खरीदने के लिए। इसका सीधा परिणाम क्या हुआ कि पहले जो कंपनी भारत के अंदर सामान खरीदने के लिए विदेश से पैसा लाती थी उस पैसे की आवश्यकता नहीं रह गई। पॉइंट नंबर टू, company has forced to the weavers or the craftsmen to give the items on the dictated price. Point number three, company has restricted their rival traders, whether Indians or outsiders, to give the higher wages to the Indian craftsmen. Clear? अब इससे क्या हुआ? वीवर्स को लॉस हुआ, जो हमारे क्राफ्ट्समैन थे उनको लॉस हुआ। लॉस उनको दोनों तरह से हुआ। कैसे लॉस हुआ? एक तो उन्होंने अपने बायर खो दिए और उन्होंने अपने सेलर खो दिए। तो तीन हुआ, उन्होंने अपने बायर खो दिए, लॉस ऑफ बायर, लॉस ऑफ सेलर, heavy import duty in England. A, B, C. Loss of buyer, loss of seller, heavy import duty in England. अब इसको कैसे आप जोड़ो? लॉस ऑफ वीवर। सवाल बिल्डअप करना सीखो। लॉस ऑफ वीवर, इसको लॉस ऑफ वीवर से देखो। तो लॉस ऑफ वीवर्स क्या हो रहा है कि जो हमारे वीवर्स थे उनको बायर्स भी खो दिए और वो सेलर भी खो दिए, और उसी समय इंडियन जो टेक्सटाइल थे उसको हैवी ड्यूटीज इंग्लैंड में एंट्री करने पे पे करनी पड़ रही थी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डिटरमाइंड थी। अब इसका कंक्लूजन क्या हुआ? ब्रिटिश डिटरमाइंड टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंडस्ट्री on the cost of Indian industry. ये सवाल हो गया आपका मेंस का। ब्रिटिश इस बात को लेकर डिटरमाइन थी कि वह प्रोटेक्ट करेगी अपनी ओन इंडस्ट्री को ऑन द कॉस्ट ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। और शायद यह एक महत्वपूर्ण कारण था कि जो डिटर्मिनेशन था एक फॉरेन पावर का कि जो अपनी राइजिंग इंडस्ट्री को, मशीन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, क्योंकि अभी भी वो भारत के कपड़ों से कंपीट नहीं कर पा रही थी, बिकॉज इंडियन गुड्स आर स्टिल चीपर एंड बेटर इन क्वालिटीज। इसलिए जो 1813 का जो एक परिवर्तन आता है, 1813 का चार्टर के बाद, 1813 का चार्टर एग्जाम हमेशा आता क्यों है? रीजन ये है, जो 1813 का चार्टर है, इस 1813 के चार्टर ने क्या किया? 1813 के चार्टर ने क्या किया? 1813 के चार्टर ने इंडिया को लूटने के लिए खोल दिया। जो रियल ब्लो हुआ है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, वो कब हुआ है? 1813 के चार्टर के बाद हुआ है। क्यों हुआ है? क्यों हुआ है बताइए? Why we call 1830 is a landmark? What's the reason? Because 1813 के चार्टर के बाद, 1813 के चार्टर के बाद भारत का एम्पायर
ब्रिटिश की लूट के लिए खोल दिया गया। तो जो रियल ब्लो हुआ 1813 के बाद हुआ, जब हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री फिनिश हो गई, जब उन्होंने फॉरेन मार्केट खो दिया और इंडियन मार्केट भी खो दिया। फॉरेन मार्केट कैसे खो दिया? फॉरेन मार्केट कैसे खो दिया? ड्यू टू हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज एंड वेरियस रिस्ट्रिक्शंस। और इंटरनल मार्केट क्यों खोल दिया? मशीन मेड प्रोडक्ट्स आने लग गए और हमारे लोगों को सामान बेचने की कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो रही थी। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने, अब आ गया क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन हो गया आपका, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था ब्रिटेन में, उसने कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया ब्रिटेन इकोनॉमी एंड इट्स इकोनॉमी रिलेशन विद इंडिया। अब इसको लेके आप क्वेश्चन बनाइए, हाउ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन गॉड, ये पहला सवाल क्या हुआ? द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटिश कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म ब्रिटेन इकोनॉमी एंड इट्स इकोनॉमी रिलेशन विद इंडिया। अब इसको हम क्वेश्चन फॉर्म में लाते हैं, हाउ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड गॉट मोमेंटम। इसका आंसर करते हैं हम लोग। क्लियर? एनी डाउट? किसी बात को डाउट है? आई एम टेकिंग वेरी स्लो दिस चैप्टर, द रीजन बीइंग this chapter needs a lot analysis. अब इसको आंसर करते हैं, इसी सवाल को आंसर करते हैं। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, आपका वर्ड हिस्ट्री से भी सवाल जुड़ जा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपके वर्ड हिस्ट्री में भी है। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट पढ़ेंगे तो आपको एक काम आएगा। ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जो इंग्लैंड में मोमेंटम कैसे प्राप्त किया, कैसे उसको गति प्राप्त हुई। ब्रिटेन, पहले हमने बात क्या की? मोनोपोली शब्द से याद करिए तो याद हो जाता है, मोनोपोलाइज। ब्रिटेन ने कैप्चर किया, मोनोपोलाइज किया कई फॉरेन मार्केट्स को। कैसे किया? वॉर से और कोलोनिज्म से। इंडिया का कैसे किया? कोलोनिज्म से। अब जब उसको उन्होंने कंट्रोल किया, उससे उन्होंने क्या किया? जो एक्सपोर्ट मार्केट था उसको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में कन्वर्ट किया और यूटिलाइज किया जो लेटेस्ट टेक्निक थी प्रोडक्शन की, ऑर्गेनाइजेशन की। तो पहली बात क्या होगी? द फर्स्ट पॉइंट कि हाउ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड गॉट मोमेंटम। अगर ये शायद प्रक्रियाएं न होती तो इंग्लैंड का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो नहीं पाता। या अगर कहें उस समय इंग्लैंड एक बड़ी कॉलोनी एम्पायर न रहा होता, ब्रिटेन पास इतनी बड़ी कॉलोनीज न होती, शायद ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन न हो पाता। क्योंकि किसी भी क्रांति के लिए, किसी भी एक आर्थिक क्रांति के लिए बाजार की आवश्यकता होती है। बाजार कहां से मिलता? तो जो मोनोपोली की फॉरेन मार्केट पे बाय मींस ऑफ वॉर एंड कोलोनिज्म, एक एक्सपोर्ट मार्केट जो बना, जिसने इनेबल किया एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को और लेटेस्ट टेक्निक जो प्रोडक्शन हुआ वहां के ऑर्गेनाइजेशन में। जो अफ्रीका थे, वेस्ट इंडीज थे, अमेरिका थे, कनाडा थे, ऑस्ट्रेलिया थे, क्या थे? इन लोगों ने अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी दी फॉर एक्सपोर्ट। अगर ये देश नहीं होते तो हम एक बड़ी मात्रा में उत्पाद करके भी करते क्या? अगर आज की आप समस्या देखें, जो आज वर्ल्ड कई भागों में बंट रहा है, क्यों बंट रहा है? क्योंकि वर्ल्ड के साथ एक समस्या है, बाजार की लड़ाई है। इफ यू रिलेट दिस कॉन्सेप्ट विद इंटरनेशनल रिलेशन, व्हाट विल फाइंड? द फाइट फॉर द मार्केट। बाजार की लड़ाई हमेशा से रही है। अमेरिका और चाइना का ट्रेड वॉर क्यों हो रहा? बाजार की लड़ाई है। भारत का और चाइना का एक महत्वपूर्ण योगदान विश्व में क्यों है? बिकॉज दे प्रोवाइड ए बिग मार्केट। Why everyone interested in India? The reason being India has a big geography, big population, big market. तो उस समय 18वीं शताब्दी में जो एक 18वीं शताब्दी में
जो ये मार्केट थे, जो ब्रिटेन के कंट्रोल में थे, वह उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे थे अनलिमिटेड एक्सपोर्ट्स के। क्लियर हो गया? तो क्लियर नहीं होगा, अगर क्लियर होगा चार्ज ठीक है। नेक्स्ट, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, अगर हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्ट्रक्चर को समझ के आगे बढ़ना चाहें, उसने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को, अब ये क्वेश्चन फिर हो गया, क्वेश्चन फिर से हो गया। कैसे हो गया क्वेश्चन? अगेन दिस इज क्वेश्चन, हाउ? बताइए। ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को मेन व्हीकल किसने दिया? किसने सबसे ज्यादा गति दी? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने दिया। ब्रिटेन ने एक कॉलोनियल पैटर्न इवॉल्व किया हुआ था अपने ट्रेड का, और जब उसका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उसने उसको और मजबूत किया। जो कॉलोनीज थी और जो कम विकसित देश थे, वो क्या करते थे? एक्सपोर्ट एग्रीकल्चरल एंड मिनरल रॉ मटेरियल्स टू ब्रिटेन, और ब्रिटेन क्या करता था? मैन्युफैक्चरिंग। जस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस पैराग्राफ, आई अंडरस्टैंड। एक तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जिसने उसको बहुत महत्वपूर्ण गति प्रदान किया, और जब एक कॉलोनी जो ब्रिटेन के पास थी, दैट कॉलोनी हैज हेल्प्ड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। द कॉलोनीज एंड द less developed countries, they exported agriculture. At that point of time, the population of the England was growing. Therefore they need more food. Industries were expanding, therefore they need more and more raw materials. The colonies which Englands were having were supplying these essential inputs to the England system. तो यह एक महत्वपूर्ण जो परिवर्तन आप दिख रहा है कि औद्योगिक क्रांति के लिए महत्वपूर्ण हुआ है। अब उसके बाद क्या है? कैपिटल। हम थोड़ा टाइम लगाते हैं कैपिटल पे। जो कैपिटल एक्यूमुलेट हुआ उस समय ब्रिटेन की कंट्री में, उसको इन्वेस्टमेंट करना है। हर देश के पास कैपिटल होता ही है। भारत के लोगों को कैपिटल इन्वेस्टमेंट का कोई मौका नहीं मिला, और जो ब्रिटेन की जो कैपिटल थे, जो कैपिटल एक्यूमुलेट हुआ है, उसको इन्वेस्टमेंट का मौका मिला मशीनरी में और फैक्ट्री में। और जो कैपिटल था, कंसंट्रेट था। वह खास बात क्या थी? जो इंग्लैंड के पास कैपिटल था, वो फ्यूडल लॉर्ड्स के पास नहीं था, जो लग्जरियस लाइफ में रहते। इंडिया में जो कैपिटल बहुत कुछ हमारे राजाओं के पास था, जिनके पास लग्जरियस लाइफ थी। लेकिन इंग्लैंड में कैपिटल मर्चेंट्स के हाथ में था, इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में था, जो ट्रेड और इंडस्ट्री में उसको इन्वेस्ट करना चाहते थे। तो जो इमेंस वेल्थ उन्होंने ड्रॉ किया अफ्रीका से, एशिया से, वेस्ट इंडीज से, अमेरिका से, इंडिया से, क्या हुआ? वह जो इमेंस वेल्थ आया आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी played an important role in financial industrial expansion. आप इसको लिखिए, impact of Plassey on industrial revolution. Impact of Plassey and capital investment. Impact of Plassey and capital investment. Just try to think for a moment. It's very interesting part to understand. It's very interesting part to analyze. कि जो प्लासी की लड़ाई के बाद
जो परिस्थितियां पैदा हुई, उन परिस्थितियों के कारण जो एक सफिशिएंट कैपिटल एक्यूमुलेट हुआ, उस सफिशिएंट कैपिटल को इन्वेस्ट किया गया मशीनरी में और फैक्ट्री सिस्टम में। और जो कैपिटल, खास बात क्या था, वो कैपिटल किसके पास था? वो बिजनेस क्लास के पास था। और उस बिजनेस क्लास ने उसको इंडस्ट्री और ट्रेड में इन्वेस्ट किया। और उससे और वो बिजनेस क्लास के पास पैसा आया कहां से था? क्या उनका खुद का पैसा था? नहीं, वो पैसा एशिया, वेस्ट इंडीज, अमेरिका और इंडिया से गया था। जो इंडिया से, अब इसको जोड़िए ड्रेन ऑफ वेल्थ से। नाउ कोरिलेट द ड्रेन ऑफ वेल्थ, नाउ कोरिलेट ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसको आप ड्रेन ऑफ वेल्थ सेट करिए कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, उस ड्रेन ऑफ वेल्थ से क्या फर्क पड़ा? उन जो भारत से पैसा ड्रेन ऑफ वेल्थ होके गया, उसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसमें? फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। नाउ फ्रॉम द मेंस यू स्विच ओवर टुवर्ड्स प्रीलिम्स। इसी सवाल को आप प्रीलिम्स की तरफ लेके जाइए। जस्ट फ्रेम द क्वेश्चन, जस्ट फ्रेम इट। जस्ट फ्रेम इट। चलिए फ्रेम इट, फ्रेम करिए, frame it. Anyone able to frame it? Just frame fast. Frame fast. चलो कोई फ्रेम करो। इसी क्वेश्चन को आप प्रीलिम्स के इसी पार्ट को, इसको आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन फ्रेम करो। फ्रेम इट, जल्दी करो, टाइप इट। नहीं हो पा रहा? क्वेश्चन मेंस का समझ गए आप, इसको प्री का बनाओ। ट्राई, स्मिता यू ट्राई। यस, ट्राई करो जस्ट। यस ट्राई इट। इकोनॉमिक बेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इकोनॉमिक बेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और बनाओ, जस्ट फ्रेम और बनाओ। डोंट राइट द ऑप्शन, राइट द क्वेश्चन। ऑप्शन तो आप समझ गए हो, राइट द क्वेश्चन, राइट द क्वेश्चन। ना, don't see only the cotton industry. No. Don't see only the cotton industry. See a complete question. Don't see only cotton industry. तब तो बिल्कुल नहीं आएगा मजा। ना। आज तो बड़ा सिंपल सवाल बना है ये। आप इसको बनाओ ना, ये आप इसको क्यों छोड़ रहे हो? You concentrate on the financial industrial expansion. आपका सवाल मेंस का यही आएगा, तो आप लिखाओगे कुछ और। आपका देखिए क्या है ना, जो 18, अगर आप अपना सिलेबस मेंस का देखिए, तो हम लोग मेंस के सिलेबस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोर्शन पे बढ़ रहे हैं। अगर आप देखिए मिड 18th सेंचुरी से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है, हम लोग 19th सेंचुरी में प्रवेश कर चुके हैं। तो जो प्लासी की लड़ाई के बाद, वाई द बैटल ऑफ प्लासी हेल्प इन फाइनेंशियल इनलाइट, तो फाइनेंशियल, अगर आपका सवाल में आता है कि फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन एंड प्लासी, या प्लासी सब हटा दे, द विक्ट्री ऑफ इंडिया हेल्प द फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, आपको ये पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। बगैर ये पैराग्राफ लिखे उस सवाल का आंसर नहीं आ पा रहा है। जो रैपिड इंक्रीज हो रही थी पॉपुलेशन में,
उससे क्या होता है, चीप लेबर प्राप्त हो रहा था, चीपर लेबर। जो पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटेन थी इंक्रीज कर गई 1740 में, जो थी उसकी तुलना में 1780 में डबल कर गई। तो जो पॉपुलेशन इंक्रीज किया उससे क्या, चीप लेबर मिलने लगा। और साथ इंपॉर्टेंट बात, ब्रिटेन के पास एक ऐसी गवर्नमेंट थी जो कॉमर्शियल और मैन्युफैक्चरिंग इंटरेस्ट में काम कर रही थी, जो कॉमर्शियल और मैन्युफैक्चरिंग, और इससे क्या हो रही थी, वह और कंट्रीज में जो वॉर लड़ रही थी, इसलिए मार्केट और कॉलोनीज के लिए ब्रिटेन में एक ऐसी सरकार थी जो कॉमर्शियल और मैन्युफैक्चरिंग इंटरेस्ट को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा थी। और वह सरकार विदेशों में लड़ाई कर रही थी किस बात को लेकर, फॉर मार्केट एंड कॉलोनीज। तो जो पॉपुलेशन बढ़ा, वो पॉपुलेशन एंड गवर्नमेंट, पॉपुलेशन क्या, यहां पे चीप लेबर आ रहा था, और जो सरकार थी वह सारी कोशिश इस बात को लेकर कर रही थी कैसे बड़ा मार्केट और कॉलोनी प्राप्त हो। जो डिमांड फॉर इंक्रीज जो प्रोडक्शन था वह लगातार डेवलपमेंट की जो जो टेक्नोलॉजी थी उसके कारण बढ़ रहा था। और जो ब्रिटेन की राइजिंग इंडस्ट्री थी उसको जो इन्वेंशंस थे, हरग्रीव्स, वॉट, क्रॉम्पटन, कार्टराइट, इन लोग, हम इसको इंडस्ट्रियल और ठीक पढ़ेंगे, इन लोगों ने इसको बहुत ताकत प्रदान की। और यह जो इन्वेंशंस थे वह यूटिलाइज किए जा रहे थे, और इसके पूरे एडवांटेज को प्राप्त करने के लिए फैक्ट्रीज बढ़ाई जा रही थी। और यह जो इन्वेंशंस थे जिन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को दिया, यह डिजायर थी मैन्युफैक्चरर्स की कि वह प्रोडक्शन को इंक्रीज करे, इसके फॉर द एक्सपेंडिंग मार्केट्स, और इन्वेस्ट करे द नीडेड कैपिटल which let them to utilize the existing technology to call forth new inventions. New inventions क्यों हो रहे थे, न्यू इन्वेंशंस हो क्यों रहे थे, व्हाट वाज द रीजन फॉर द न्यू इन्वेंशन, ये लगातार आगे क्यों बढ़ रहे थे, इसका रीजन के पास मार्केट था। तो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने क्या किया, एक पूरी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर दी, दे ट्रांसफॉर्म कंप्लीट सोसाइटी। और जो रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट था उसने जो फाउंडेशंस था, जो स्टेल लेवल था, वो चेंज कर दिया। तो क्या किया, ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। और ब्रिटेन क्या हो गया, ब्रिटेन इंक्रीजिंगली ऑर्गेनाइज हो गया ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। In 1750, Britain had only 2 cities with 50,000 inhabitants. और in 1851 इसके नंबर 29 हो गए। अब दो नए इंटायरली नए क्लास आ गए सोसाइटी में, इंडस्ट्रीज कैपिटलिस्ट जिनके पास कैपिटल हुआ करती थी, और वर्कर्स जिनको हायर किया जाता था। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण जो लेबर क्लास की सिचुएशन है वह खराब होने लग गई, और वह सिटी में रह करते थे जहां पर स्मोक और फिल्थ हुआ करता था, और हाउसिंग बहुत खराब हालत में थी। जो वर्किंग आवर्स थे फैक्ट्री में, माइंस में, वह 14 से 16 घंटे तक लंबे हुआ करते थे, वेजेस लो होते थे, वोमेन और चिल्ड्रन को भी काम करना पड़ता था। इसलिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में एक ह्यूज इनइक्वालिटी थी बिटवीन कैपिटलिस्ट क्लास एंड लेबर क्लास। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का असर भारत में ही नहीं, ब्रिटेन में भी बहुत विनाशकारी रूप से सामने आया, खासकर इनइक्वालिटी को लेकर। तो जो एक पावरफुल जो क्लास था मैन्युफैक्चरर्स का, इंग्लैंड जो जन्म ले रहा था, उसके हैड एन इंपॉर्टेंट इंपैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। अब ये जो पावरफुल क्लास था, अब ये इस इंडस्ट्रियल जो इनइक्वालिटी हुई, इस इनइक्वालिटी में एक ऐसा क्लास जन्म लिया जो एक मर्चेंट क्लास था, पावरफुल मर्चेंट क्लास था।
मैन्युफैक्चर क्लास था। यह जो पावरफुल मैन्युफैक्चर क्लास था इंग्लैंड में, यह भारत की राजनीति में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा। अब जो इस क्लास का जो इंटरेस्ट था वह ईस्ट इंडिया कंपनी से डिफरेंट था। नाउ द रियल गेम स्टार्ट्स। नाउ द रियल गेम स्टार्ट्स कि जो एक नया वर्ग ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद पैदा हुआ, उस वर्ग का इंटरेस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के इंटरेस्ट से इंटायरली डिफरेंट था। उसका इंटरेस्ट ट्रेडिंग में, ईस्ट इंडिया कंपनी का इंटरेस्ट ट्रेडिंग हुआ करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पावर के पीक पर भी, when this company was on the peak of the power, the company was mainly interested for the export. The company was using the Bengal revenue to purchase the exported items. Items are being produced in India. The company has manipulated the prices by the way of the force monopolistic tendencies, but still the company wanted the production in India. But after the industrial revolution, the class which developed in the England was not interested in the trading from the India. That class wanted to completely finish the manufacturing activities in the India. तो जो ये नया वर्ग उत्पन्न हुआ इंग्लैंड में, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग क्लास कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिक्स इंग्लैंड में पे कर रहा था, और वह उसका इंपैक्ट इंडियन पॉलिटिक्स में आ रहा था। इस नए क्लास का जो इंटरेस्ट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से टोटली डिफरेंट इंटरेस्ट था। यह नया क्लास चाहता था कि जो रेट मोनोपोली है कंपनी की खत्म हो जाए, और जो प्रॉफिट है यह क्लास चाहता था मैन्युफैक्चरिंग से, नॉट फ्रॉम ट्रेडिंग। प्रॉफिट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, नॉट फ्रॉम ट्रेडिंग। और यह क्लास इस बात को इनकरेज कर रहा था कि इंपोर्टेड आइटम का मैन्युफैक्चर न हो बल्कि एक्सपोर्ट हो, और इंडिया से रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जाना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए 1769 में, इन 1769 ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट ने कंपेल किया कंपनी को बाय लॉ टू एक्सपोर्ट एवरी ईयर British manufacturers amounting to 380,000 pounds, even though it suffered a loss on the transaction. Second, in 1793, they forced the company to grant the use of 3,000 tons of its shipping every year to carry their goods. तो जो एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश कॉटन गुड्स था टू ईस्ट मोस्ट ऑफ इंडिया इंक्रीज फ्रॉम 156 पाउंड इन 1794 to nearly 10,000 pound in 1830. There were nearly 700 times. But this increase was not enough. उनका जो एक इंटरेस्ट था वो उनको संतुष्ट नहीं कर पाया। जो लैंकाशायर के मैन्युफैक्चरर्स थे, जो अब एक नए तरह से सर्च कर रहे थे कि कैसे अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करें, वह लगातार खुश नहीं थे। तो नाउ बिटवीन दीज 20 ईयर्स 1793 to 1813, यह जो न्यू क्लास था इसने लॉन्च करना शुरू किया एक पावरफुल कैंपेन अगेंस्ट द कंपनी एंड इट्स कॉमर्शियल। अब फाइनली 1830 में एबॉलिश हो गया ट्रेड मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड। इस इवेंट ने एक नया फेज दिया ब्रिटिश इकोनॉमिक रिलेशन को विद इंडिया, और एग्रीकल्चरल इंडिया वाज टू बी मेड एन इकोनॉमिक कॉलोनी ऑफ। क्लियर हुआ? क्लियर नॉट क्लियर? बताइए। 1 घंटे बाद हमको आपको ब्रेक दे देंगे, ताकि आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटेंस है। ब्रेक करके करते हैं, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। क्लियर हो गया? कम से कम 3 से 4 सवाल मेंस के हैं इसमें। यस यस, आई विल रिपीट इट श्योर। आई नो दिस कॉन्सेप्ट नीड टू बी, जो रिपीट करना है आई हैव द आइडिया। लेट्स अगेन स्टार्ट दिस, लेट्स अगेन सी दिस। बस आप लोग सुनिए, डोंट राइट, जस्ट यू ऑल लिसन टू मी, जस्ट लिसन टू मी। बिल्कुल मत आप लिखो। जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, पहले हिंदी कर देते, आपको कर देंगे इंग्लिश में। जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था
उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने, जो एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, उस रेवोल्यूशन का पहला पहला इंपैक्ट क्या आता है कि ब्रिटेन में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है। 1750 तक ब्रिटेन में सिर्फ शहर थे जहां पर 50,000 से ज्यादा लोग रहा करते थे। 1851 में उनकी संख्या हो गई 29। लिखिए इसको आप। दो नया क्लास जन्म लेने लग गया वहां पे। एक क्लास था इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट, जिसको हिंदी में कहेंगे औद्योगिक पूंजीपति, जो फैक्ट्रीज को ओन करता था और वर्कर्स को हायर करता था। दूसरा क्लास बना लेबर क्लास, जिसकी सिचुएशन खराब हो गई थी। और जो नया क्लास बन रहा था, ये आप अब शहरों में रह रहा था जहां पर रहने की हालात बेहतर नहीं थे। हाउसिंग क्या था, इनएडुकेट था। जो काम करने के जो घंटे थे वह ज्यादा हुआ करते थे, 14 से 14 बहुत कम हुआ करते थे। इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने एक इनइक्वलिटी को जन्म दिया, कैपिटलिस्ट क्लास और लेबर क्लास। अब जो ये नया कैपिटलिस्ट क्लास जो इंग्लैंड में जन्म ले रहा था, इस नए कैपिटलिस्ट क्लास जो मैन्युफैक्चरिंग क्लास था, इसने अपना एक इंपॉर्टेंट इंपैक्ट इंडियन पॉलिटिक्स में डालना शुरू किया। जो इंटरेस्ट था इस क्लास का इस एम्पायर में, वह ईस्ट इंडिया कंपनी के इंटरेस्ट से डिफरेंट इंटरेस्ट हुआ करता था। यह क्लास चाहता था कि अब जो प्रॉफिट हो वो मैन्युफैक्चरिंग से हो, ट्रेडिंग से न हो। वह इस बात को इंकरेज कर रहा था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का जो इंपोर्ट हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग आइटम का, वो बंद होना चाहिए, और जो उसके प्रोडक्ट है वह इंडिया में एक्सपोर्ट होने चाहिए, और इंडिया से जो कच्चा माल है वह इंपोर्ट होना चाहिए। 1769 से लेकर अगर 1793 तक के फिगर को हम देखें तो उसके दरमियान इन्होंने ह्यूज अचीवमेंट प्राप्त किए। 1769 में ब्रिटिश इंडस्ट्रीज ने कंपेल किया कंपनी को एक कानून के द्वारा कि अब के हर साल कंपनी 3,80,000 पाउंड का अमाउंट मैन्युफैक्चर्ड आइटम वह इंडिया भेजे, जबकि उस पर नुकसान हो रहा था। 1793 में कंपनी को फोर्स किया गया कि ग्रांट करे कि 3,000 टन ऑफ शिपिंग एवरी ईयर जाना चाहिए। तो एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स जो था वो ईस्ट में किया जाने की बात होने लगी। और अगर देखें तो जो 156 पाउंड हुआ करता था 1794 में, वो बढ़कर 1,10,000 पाउंड हो गया 1830 में। ये 700 गुना बढ़ चुका था। इस इंक्रीज से वह संतुष्ट नहीं थे, वह चाहते थे कि वह नए नए तरीकों से भारत पर कब्जा करें। तो 1793 टू 1813 जो नया क्लास जन्म लिया, इसने कैंपेन शुरू किया कि कंपनी के कॉमर्शियल प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया जाए। और बाद में 1830 में कॉमर्शियल प्रिविलेज खत्म हो गया और एग्रीकल्चर इंडिया एक कॉलोनी बन गया ब्रिटिश इंडिया की। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर नॉट क्लियर? टेल मी। आई थिंक इट्स क्लियर। बताएं। आकाश, आपको क्लियर नहीं था? फाइन विथ यू? बताइए। अब देखिए इस पैराग्राफ से पता नहीं कितने, ये जितनी फिगर्स हैं, एक एक फिगर आप लिखो। ये 2 से 3 बार आ चुका है सवाल। सारी फिगर याद होनी चाहिए, सारी की सारी, एक भी फिगर मिस नहीं होनी चाहिए। अगर आपने एक भी फिगर मिस कर दिया तो आपने प्रीलिम्स की रेस में अपने को पीछे कर दिया। अब क्या हो गया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अब वह एक फ्री ट्रेड पॉलिसी के तहत आ गई।
कि जो ब्रिटिश का माल है वह अनरिस्ट्रिक्टेड इंडिया में आने लग गया। अब जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स है उसको एक अनइक्वल कंपटीशन के तहत आना पड़ा। जो ब्रिटिश के माल के सामने भारत का जो उद्योग था उसको एक कंपटीशन आना पड़ा। ये क्या था? अनइक्वल कंपटीशन। कैसे? मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे और मशीन मेड प्रोडक्ट्स के साथ हैंडमेड प्रोडक्ट्स का कंपटीशन नहीं हो सकता है, तो एक अनइक्वल कंपटीशन होने लग गया। अब इंडिया को, दूसरी बात, जो इंडिया को जो गुड्स आते थे वो नॉमिनल टैरिफ पे आते थे, या तो फ्री थे या नॉमिनल टैरिफ पे थे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह कोशिश करनी शुरू कर दी कि जो ब्रिटिश गुड्स के परचेजेस कैसे बढ़े। उसने एक ऐसी पॉलिसी शुरू की, फ्रेश कॉन्क्वेस्ट एंड डायरेक्ट ऑक्यूपेशन ऑफ प्रोटेक्टेड। हमने बताया था अवध का कॉन्क्वेस्ट कैसे किया था डलहौजी ने, किस तरह से एक अनैतिक काम किया। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया क्या थी कि इंडिया को ब्रिटिश गुड्स को या तो फ्री या नॉमिनल रेट्स पे लाना होगा। अब इसके साथ अब जो यहां की सरकार काम कर रही थी, द गवर्नमेंट इज वर्किंग हियर, इट हैज ट्राइड टू एक्सटेंड देयर टेरिटरीज। व्हाई? अब सवाल क्या आ गया? व्हाई एनेक्सेशन हैज बीन डन। सवाल क्या आ गया? व्हाई एनेक्सेशन हैज बीन डन। एनेक्सेशन क्यों हुआ? व्हाट्स द रीजन? आप आंसर क्या करेंगे? व्हाट्स आंसर? कि ब्रिटिश माल को बेचने की इच्छा से एनेक्सेशन किया गया। कि कैसे? कच्चा, जैसे क्या हुआ, अवध के पास क्या था? अवध और बरार, दो का मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको। अवध के पास एक बड़ा मार्केट था जहां पर ब्रिटिश माल बिक सकते थे, और बरार के साथ क्या था? बरार में कॉटन मिलती थी। आप याद करिए माय लास्ट लेक्चर, हमने इस बात को हाईलाइट किया था। तो इन दो कारणों से उन्होंने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की जो अंदर जो सरकार थी उसने क्या किया? इसने एनेक्सेशन पॉलिसी शुरू कर दी। यह एनेक्सेशन पॉलिसी के तहत भारत के बाजार को ब्रिटिश के उत्पादों ने खोल दिया। अब जो ब्रिटिश के ऑफिशियल्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, बिजनेसमैन थे, अभी क्या बोलते? अब यहां पे लैंड रेवेन्यू रिडक्शन की बात शुरू हो गई। वाई लैंड रेवेन्यू रिडक्शन? अगर आदमी के पास पैसा बचेगा क्या करेगा? वह ज्यादा सामान खरीद सकेगा। तो टू बाय, अब देखिए यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि लैंड रेवेन्यू रिडक्शन क्यों किया गया? टू बाय फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, टू बाय फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। तो ब्रिटिश के सामानों को खरीदने के लिए जो उनकी उद्योगपति की लॉबी थी वह इस बात की कोशिश कर रही थी कि यहां पर कम किए जाए, कि वहां पर कम किए जाए लैंड रेवेन्यू, ताकि लोग परचेज कर सके। तीसरा क्या किया उन्होंने? वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडिया, कि ताकि लोगों में एक ऐसा टेस्ट डेवलप हो सके ब्रिटिश गुड्स को लेके। अब जो इंडिया के हैंड मेड गुड्स थे वो तो इस काबिल थे नहीं कि वो कंपीट कर सके जो मशीन मेड चीपर गुड्स हैं। जो मशीन मेड चीपर गुड्स है उसमें इनोवेशन हो रहा था, इन्वेंशन हो रहा था, स्टीम पावर का इस्तेमाल हो रहा था। अगर शायद भारत में अपनी देशी सरकार होती तो इंडियन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचती, लेकिन एक ऐसी सरकार थी जिसका भारत में कोई इंटरेस्ट नहीं। अब प्रोटेक्ट कैसे होते? जो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है कि टैरिफ लगाते। अगर ब्रिटेन के उत्पादों पर हाई टैरिफ लगाया जाता तो भारत के अंदर उत्पन्न उत्पाद ब्रिटिश के उत्पाद से संघर्ष कर रहे होते। अगर आप याद करिए, भारत आरसीईपी से बाहर क्यों हुआ था? याद करिए आप इसको, आप करंट अफेयर्स जोड़िए। भारत आरसीईपी से बाहर क्यों आया था? क्योंकि उसको पता था अगर आरसीईपी में भारत रहेगा तो जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो डेयरी इंडस्ट्री है
और जो चाइना है वो भारत के बाजार को भर देगा। तो जो भाभी है, जो डेरी लॉबी है, इस बात तैयार नहीं हुई थी, इसलिए आरसीईपी से बाहर आ गया था। इफ रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। बट इन दिस 18th 19th century, when the industrial revolution was going on in England, the Indian government has not put the high tariff war to help the Indian industry and the trade. उसके विपरीत जो ब्रिटेन के गुड्स थे उनको फ्री एंट्री दे दी गई इंडियन टेरिटरी में, और फॉरेन इंपोर्ट्स जो है वह बढ़ने लग गए। इंपोर्ट्स जो ब्रिटिश गुड्स का था ये क्रॉस किया, अगर आप इसको फिगर में देखें, इट क्रॉस्ड 50 साल के दरमियान, सॉरी 30 साल के दरमियान, 40 साल के दरमियान वह 6 गुने से ज्यादा बढ़ गया। जो फ्री ट्रेड जो इंपोज किया इंडिया में, यह वन साइडेड था। जो इंडिया का डोर था, इंडिया के डोर वो खोल दिए गए फॉरेन गुड्स के लिए। लेकिन ब्रिटिश में जो ड्यूटी लगाई गई हैवी, अगर फिगर देखें 1824 में 67.5% ड्यूटी थी इंडियन कैलिकोस पे एंड 37.5% इंडियन मुस्लिम्स पे। इंडियन शुगर को हैवी ड्यूटी पे करनी पड़ती थी एंट्री टू इंग्लैंड, टू ब्रिटेन के लिए, और वो ड्यूटी क्या थी? 3 times टू द कॉस्ट प्राइस थी। सम केसेस में ड्यूटी एज हाई एज 400% थी। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इस प्रोहिबिटेड इंपोर्ट ड्यूटीज का रिजल्ट क्या हुआ? जो इंडियन एक्सपोर्ट्स थे वो खत्म हो गए। इंडिया अब फोर्स हो गया रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने के लिए। जब हमारे सामान बिक ही नहीं पाएंगे तो हम बनाएंगे क्यों? और इंडियन रॉ मटेरियल, रॉ कॉटन, सिल्क, वह ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए जरूरत पड़ रही थी। प्लांटेशन प्रोडक्ट्स, इंडिको, टी, फूड ग्रेन, जिसकी सप्लाई वहां शॉर्ट थी। हम लोग जब पढ़ेंगे अकाल तो एक्सप्लेन करेंगे, अकाल मैन मेड था या अकाल किसी कारण से होता था। By the end of the 19th century, Indian export consist कर रहा था रॉ कॉटन, जूट, सिल्क, ऑयल सीड, वीट, हाइड, स्किन, इंडिगो एंड ट्री। ये क्या हो रहा है? कंप्लीट स्ट्रक्चर हैज बीन चेंज्ड। कंप्लीट स्ट्रक्चर हैज बीन चेंज्ड। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। जो भारत के अंदर जो एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सिस्टम था, पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो गया। आपको ब्रेक दे देते हैं। यू कैन ब्रेक फॉर द 10 minutes. विल स्टार्ट अगेन इज 11:10. विल स्टार्ट एट 11:30. 70 मिनट्स का लेक्चर काफी होता है, 75 मिनट का। विल स्टार्ट एट 11:30. We'll see you again at 11:30.